दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2021 के टाइम से। पाकिस्तान दिखाया जाता है इसमें हमें, और पाकिस्तान का एक जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको तो भाई साहब कैंसर है और सिर्फ 3 ही सालों का आपके पास टाइम है। उसी टाइम टीवी पे एक न्यूज आ जाती है कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर को कहना था कि भाई साहब ये तो सरासर पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब जंग होगी। जनरल को लगा मेरे पास 3 ही साल है, कैंसर हो गया तो मैं कुछ ऐसा कांड करके जाऊं कि मुझे याद रखा जाए। उसके बाद वो कॉल लगाता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आउटफिट एक्स है। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, और जॉन अब्राहम जिम इसका मुखिया है। जनरल जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान की तबाही देखनी है। जिम ने रिप्लाई करता है हाँ भैया तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने जनरल को ऑलरेडी बोल दिया था कि अब आपका लाइफ सर्कल सिर्फ 3 ही सालों का है, लेकिन 3 सालों में तो जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से गायब करने के बारे में सोच लिया था। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 3 साल आगे। हमें दिखाया जाता है अफ्रीका की एक कंट्री में बहुत सारे आतंकवादी इलीगल तरीके से बंदूकें खरीद रहे हैं। वहीं एक शख्स और आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे में से नामो निशानी मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात ये थी दोस्तों कि चलने पर रेडार में कभी डिटेक्ट नहीं होती थी, और कुछ ही पलों में जहां भी गिरती है वहां की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी तरीके से अवैध है, यानी इलीगल थी। लेकिन तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है भाई साहब, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि उस वक्त उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फिर दिखाया जाता है वीआईपी ट्रीटमेंट, जहाँ पे एक शख्स को कुर्सी पे बिठा के बहुत बुरी तरीके से उसका इंटेरोगेशन किया जाता है, धुलाई करी जा रही थी। लेकिन बहुत ही पिटाई खाने के बाद भी वो टस से मस नहीं होता, कुछ नहीं बताता, और सिर्फ एक ही सवाल पे अटका था। और यही धांसू एंट्री होती है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, लेकिन रोमांटिक नहीं, एक्शन अंदाज में शाहरुख खान के पठान रूपी अवतार की। डीलर के पास जो आदमी आया होता है कि यार पठान तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें तो आज से 2 साल पहले ही जिन ने मरवा दिया था। लेकिन ये सब तो पठान की एक चाल थी। उसने पहले ही अपने हाथों को खोल लिया था, और वहां मौजूद गुंडों को खत्म करने के बाद उस बंदे से एक ही सवाल उसने किया कि भैया रुबई कहाँ पर है। अब शाहरुख खान इतने टाइम बाद पर्दे पे आए तो भैया खतरनाक एक्शन तो होना ही था। यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से तो जगह की ऐसी तैसी कर दी जाती है, और यहाँ से हमारे पठान उस बंदे को अपने साथ लेके उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में। यहाँ की ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। अच्छा एक चीज और, फिल्म में इनका किसी ने नाम ही नहीं लिया, सिर्फ मैम ही मैम बोला है। तो ये शायद पहली ऐसी फिल्म होगी दुनिया की जिसमें कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ मैडम मैडम ही चिल्ला रहे सब मैम मैम। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। अब जिस जगह वो खड़ी थी उस जगह लिखा था सॉर्थ। इंग्लिश में सॉर्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी वो जिस रेलवे स्टेशन से एग्जिट हो रही थी तो वहां पर सीसीटीवी फुटेज में उसकी इमेज कैप्चर हो गई थी। मैम का रुबई से पुराना 36 का आंकड़ा था, इसीलिए वो दिल्ली से एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए फ्रांस निकल जाती है। वहीं इनके साथ बैठा एक एजेंट जो उनसे पूछता है कि क्या रुबई का कोई ताल्लुक पठान से है, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते ही क्या हो। बहुत ही क्यूरियसनेस के साथ वो एजेंट फिर से पूछता है, मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, जब भी उनका कोई जिक्र होता है हर कोई बस सहम ही जाता है उनके बारे में, कोई बातचीत नहीं करता। बस क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उसके बारे में ऐसी क्या बातचीत है जिसकी जुबान पे आते ही सभी के लफ्ज थरथरा जाते हैं। और यहाँ से भैया फ्लैशबैक में जाती है मूवी म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरफ। अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, लेकिन इसमें वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए उसे दिल्ली के सीक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया था। और जब हमारी डिम्पल जी उनसे मुलाकात करने के लिए गई तो उन्हें पता चला कि उसने तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है, और उसकी बॉडी को पूरा फिट करके एक नए मिशन की ओर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर मिशन, यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की टीम बना दूं तो हम सभी सीक्रेटली उन सभी का खात्मा कर पाएंगे। लेकिन मैडम कहती है कि हमें इस काम के लिए न जाने कितनी सारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? वैसे भी उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके थे भैया, लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए ये करना ये एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। फाइनली मैडम मान जाती है। उसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं पे एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यानी कि वॉर मूवी के सुनील रूथरा जी की। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में वही कॉम्बिनेशन है। उनका मानना था कि उनकी टीम वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सिर्फ अंडे से निकले छिलके हैं। इन्हें तो अभी तक यही नहीं पता है कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और उनकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले गुरु, उस काम से सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई होगी।
हमारे सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहां पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस एक्टिविटी को और ज्यादा अलर्ट कर दीजिए और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेगी। और फिर हाई बजट वाली मूवी के हाई बजट प्लेसेस को दिखाया जाता है, यानी दुबई की शूटिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी बिल्डिंग्स और काफी सारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए हमारे प्रेसिडेंट। तभी पठान को एक चीज क्लिक होती है कि ये सब कुछ तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए भी तो हो सकता है। उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना था ही नहीं, बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को वहां से ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस तक पहुंचती है, सभी अपनी पोजीशन ले पाते हैं, तब तक तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम यानी कि जिम पहुंच चुका था अपने बजूका को लेकर और एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट की कार के चीथड़े कर देता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे पठान साहब कैसे पीछे रह सकते थे। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। फाइट बहुत ही लंबी चलती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस फाइट के बीच में होती है। जिम के बारे में थोड़ा बता दोस्तों। जिम जो है वो एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है, देश के लिए वो मर चुका है। इन्हीं वजह से वीर गति को प्राप्त होते हुए उसे एक मेडल भी मिला था, लेकिन जिस मिशन के दौरान उसके साथ ऐसा हुआ उसमें उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी मारा गया। इसी वजह से अब उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के बारे में सोचा और बन गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करता है। अब चाहे उसमें किसी देश का नुकसान हो या फिर फायदा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अपने इस काम में जिम कामयाब तो हो गया था, लेकिन फिर भी पठान हार नहीं मानना चाहता था और वो अपनी टीम से बात करके उसे पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है। पठान को अपनी टीम से रूबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि उनके ग्रुप के साथ काम कर रही थी। इसीलिए जब पठान उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। अब चूंकि जिम भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो खुद का काम धंधा संभालने के लिए अपने दुश्मन को बिना मारे हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाते हैं और पीछे अपनी टीम को कह देते हैं कि काम संभाल लियो। और काम में भैया गड़बड़ी हो जाती है। यानी यहाँ पर रूबीना जी मिल जाती है पठान के संग में और कहती है कि जिस तरीके से तुम एक सोल्जर हो और यहाँ पर जिम का खात्मा करने आए हो, वैसे ही मैं भी ISI यानी पाकिस्तान की एक एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडरकवर एजेंट होकर काम कर रही हूँ। अब इन दोनों का टीम तो हो जाता है, लेकिन इनका अगला शिकार था जिम, जो कि पकड़ में कैसे आएगा इस चीज की दोनों प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर फैल गया आसमान में तो पूरी की पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देगा। अब ये रक्त बीज कहीं जिम के हाथ ना लग जाए, इसीलिए दोनों पहुंचते हैं रशिया। लेकिन यहाँ पहुंचने पर इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, यहाँ का एक सीक्रेट वॉल्ट। ये इतना ज्यादा मजबूत था भाई साहब कि इसे ना ही बम से तोड़ा फोड़ा जा सकता था और ना ही लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसे ड्रिल करके अंदर जाया जा सकता था। खोलने सिर्फ एक ही रास्ता था और वो है इसका ताला और चाबी, जहाँ दोनों ही चीजें 2 अलग अलग शख्स के हाथों में थी। अब हमारे पठान भैया स्मार्ट रॉ एजेंट ठहरे। अब वो क्या करता है, रशिया के एक ठरकी ऑफिसर के पास रुबाई को भेज देते हैं जो कि उसके फिंगरप्रिंट उठा ले आती है। वहीं एक दूसरी जो कैरन मैडम थी उसके घर वो खुद पहुंच जाते हैं। एक फनी सीन भी था यहाँ पे। फिंगरप्रिंट्स के मिल जाने के बाद इनका अगला टास्क था इन्हीं के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना, जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। और इस चोरी को पूरा करने के लिए ये हेल्प लेते हैं 2 शानदार और प्रोफेशनल पायलट्स की। और काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद में ये लोग उस चोरी को अंजाम दे देते हैं और उसमें से निकाल ले आते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, यानी रुबाई मैडम पठान को धोखा दे देती है और फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि खुद जिम उस रक्त बीज को पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए चुराना पॉसिबल नहीं था और पठान ये काम कर सकता था। इसीलिए उसने रुबाई को चारा बनाकर उसके पास भेजा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में और मैडम आके बताती कि हमारा एजेंट नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन है, इसको 2 गोली मार दो, किस्सा यहीं पे खत्म करो। पठान इस बारे में सोचने लगता है कि मैं तो देश के बारे में सोच रहा था कि इस पर कोई खतरा ना आ जाए, उसे रोकने के बारे में सोच रहा था और आज मेरी लंका लगाने की बात हो रही है। इसके बाद उसे एक मेन जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन रशिया, हिंदुस्तान या फिर कोई भी जासूस अपने देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए ट्रेन में जाते जाते उस पर कई गुंडों के हमले करवा दिए जाते हैं। पठान की खूब धुलाई होती है, पर एक दमदार केमियो होता है, यानी सलमान खान की एंट्री हो चुकी है भाई साहब। अब 2 सुपर हीरो हैं तो सुपर फाइट होनी तो बनती है भैया। 15-20 मिनट लंबी सीरीज वाली फाइट चलती है और यहाँ से हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये है टाइगर अभी जिंदा है कि मेन लीड टाइगर, जो कि फाइट को खत्म करने के बाद सबको फोड़ फाड़ देने के बाद में जाते जाते पठान से कह के जाते हैं कि मरियो मत, मेरे पास एक बहुत बड़ा मिशन है, वहाँ तेरी जरूरत पड़ेगी तो आइयो जरूर।
एक पेन किलर वो खुद खाते हैं, एक पठान को खिलाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। कहानी वापस इंडिया में आती है और यहाँ पर डिम्पल कपाड़िया यानी मैडम जी पहुंच चुकी होती है पठान के पास में रुबई का फोटो लेके और बताती हैं कि हम इसे फ्रांस में ढूंढ चुके हैं। और पठान को तो ऑलरेडी रुबई का गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो पहुंच जाते सीधा फ्रांस और वहां पहुंच के उसे गन पॉइंट कर देते हैं, जहां पर रुबीना खान का कन्फेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली उसके मन में उसकी देशभक्ति जाग चुकी थी, लेकिन जिस काम के लिए उस रक्त बीज का इस्तेमाल करने वाला था जिम, उससे कई सारे मासूमों की जान जाने वाली थी। और ये बात पहले रुबई को पता नहीं थी, और जब उसे बात पता चली तो उसका मन बदल गया और फाइनली उसने पठान के साथ टीम अप कर लिया। इसी के बाद हमें दोनों एजेंट्स की एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहां पे पठान बताता है कि भैया आज से कई साल पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में एक जीपीएस लोकेशन को लॉक कर दिया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर था बेचारा। तो उस जगह को पूरी तरह से इवैक्यूएट करवाया गया, यानी खाली करवाया गया, और सिर्फ 1 ही मिनट बचा था मिसाइल को उस जगह पर गिरने में। लेकिन पठान ने काफी दिलेरी से उस मोबाइल को आसमान में फेंका और वो मिसाइल उससे जाके टकराई। हालांकि लोगों की जान तो बच गई, लेकिन 3 महीनों तक पठान अफगानिस्तान के इस छोटे से कस्बे में रह गया और कोमा में चला गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे सपोर्ट किया कि तू हमारा बेटा है, पठान है, तुझे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तेरी मदद करेंगे। वहीं रुबई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसके पापा जो कि आगे में इंसान थे और रोज अपने काम पे जाते थे, वापस आते थे, एक बार उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा। और यही रीज़न था कि रुबई ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे पहले डॉक्टरेट की पढ़ाई करी, उसके बाद अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए ISI में ज्वाइन हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया में। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जिस वायरस को जिम भारत पर गिरवाने के लिए बनवाना चाहता था वो अब कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट उससे फिर भी पूछते हैं कि क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुमने सचमुच ऐसा किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जिम की पुरानी खुन्नस थी कि जिस तरह उसने अपना परिवार खोया, वो चाहता था कि पूरा हिंदुस्तानी एजेंट्स देखें कि आखिर परिवार वालों को खोने का दुख क्या होता है। इतने में यहाँ पर 2 सुपर हीरोज यानी ये पठान और रुबई की एंट्री हो जाती है और फिर यहाँ पे बहुत भयंकर फाइट होती है। इस सीन में CGI का काफी अच्छा यूज किया गया है। पूरी लड़ाई का कंक्लूजन ये निकलता है कि उसके पास में 2 ऑप्स थे, यानी कि जिनके अंदर वायरस भरा होता है वो थे। एक जॉन अब्राहम ले जाता है, दूसरा पठान के पास में आ जाता है। और जब पठान लैब में उस ऑप को खुलवा कर ये चेक करवाता है कि आखिर ये वायरस को किस तरीके से डिस्लोकेट किया जाए, तो पता चलता है कि उस गोले में तो सिर्फ और सिर्फ पानी भरा था। तो इतने में यहाँ पर जिम का वीडियो कॉल आता है। वो बताता है कि इस ऑप को टोटल 3 लेयर्स में बनाया गया था। पहली लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में ही वायरस था, जो कि उस ऑप के खोलते ही वहां के एनवायरनमेंट में फैल गया। दूसरे नंबर पर एक ओपन एयर वैक्यूम था जो कि इसे दूर तक स्प्रेड करने में मदद करता है। और नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ पानी था, ताकि जब आप मरो तो उस पानी को पी के मर जाओ। इसी के साथ वो जिम उस वायरस के फैल जाने के बाद में इंसान के शरीर में होने वाले दर्द को भी बताता है कि अगर पेन को स्केल किया जाए 0 से 10 तक, तो इस वायरस का अगर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस इंसान को स्केल 13 या 14 का पेन होगा। उन सभी साइंटिस्ट में मैम यानी डिम्पल भी शामिल थी और धीरे धीरे उनकी बॉडी पर भी वायरस का इफेक्ट होने लगा था। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफी सालों पहले इस बड़ी सी महामारी ने हजारों करोड़ों लोगों की लाशें बचा दी थी, लेकिन अब हर देश के पास में स्मॉल पॉक्स का इलाज था। लेकिन जिम इतना बेवकूफ नहीं था दोस्तों। पिछले 2 साल से जिन्होंने साइंटिस्ट को इस काम पर लगा रखा था ना, उसका काम था इस वायरस को म्यूटेट करना, यानी कि ये वायरस जहां पर भी गिरता सिर्फ 3 घंटों में अपने पेशेंट को इन्फेक्ट करके उसकी जान ले लेता था। यानी अगर ये किसी शहर में गिरा और कोई इंसान अगर उस शहर में 3 घंटे से बाहर नहीं निकल पाया तो वो बीमारी उसके पूरे शहर को ख़त्म कर देगी। अब क्योंकि इस लैब के बड़े से ग्लास कंटेनर में ये वायरस अवेलेबल था, तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ये वायरस और बाकी जगह फैल कर बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करें। और यहाँ से आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जिस शख्स को पठान शुरुआत में हेलीकॉप्टर से लेकर भागा था ना, उसकी अच्छे से धुलाई करी जाती है। उससे पूछा जाता है कि अब बता, जिम अपने वायरस और मिसाइल का इस्तेमाल कौन से देश में कौन सी जगह पर करने वाला है। हालांकि उस लड़के को ये तो नहीं पता था कि वो मिसाइल किस जगह पर गिरने वाली है, लेकिन उसे ये पता था कि इस लॉन्च कहाँ से करने वाला है। वो जगह थी अफगानिस्तान। इसलिए पठान अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है और बड़ी शानदार एंट्री होती है। इस टाइम लाहौर के कमांडर, जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने का सौदा किया था, वो आज अपनी डिलीवरी लेने के लिए आए थे इस रक्तबीज वायरस की। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मिले, तो जनरल कमांडर को गुस्सा आ गया कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ मुझे मिलेगा, तो आखिर ये कोई और यूज कैसे कर सकता है। तो जिम अपने को सैनिक वहां पर भिजवाता
आता है और पूछता है कि देख क्या दिक्कत हो गई, मेरे यूज करने से पहले ही ये वायरस किसी और ने यूज कैसे कर लिया। लेकिन ये सब कुछ पठान की एक चाल थी दोस्तों। ये वो शहर था जिसकी उसने आज से पहले कई सालों पहले वही स्कूल वाले कांड में मदद करी थी। वहां के लोग उसी के परिवार का एक तरह से हिस्सा थे। उसी का फायदा उठाकर पठान ने पुराने वाले सैनिकों के कपड़े पहनकर खुद ही जिम को पकड़ लिया और फिर अच्छे से धुलाई पिटाई हुई इसकी। और फिर दीपिका पादुकोण यानी रुबई भी पीछे नहीं रही, उसने मशीन गन से सबको उड़ा डाला। लेकिन जिम, उसका हुक्म का इक्का क्या था ये इसके बारे में किसी को पता नहीं था। इस वक्त जो सबसे बड़ा वायरस था वो उस मिसाइल में था ही नहीं दोस्तों। जिम ने उस वायरस को ऑलरेडी दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छिपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पर लगा लिया था। अब जहाँ एक तरफ पठान की टीम उस बड़ी सी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पठान यहाँ पर जिम का सामना कर रहा था। दोनों के बीच में वापस से मस्त फाइट होती है। इसी के बीच में दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी और वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकंड का ही, यानी कि अगर टाइम खत्म हो गया तो वायरस पूरे के पूरे प्लेन में फैल जाता और जिन लोगों में फैलता वो अगर बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर देते, जिससे कि पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। इसी बीच लूथर पठान को कहता है कि यही आखिरी मौका है, जान लगा दो। तो पठान भी वहां घुस जाता है, बटन दबाने से पहले से रोक देता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। यानी जो लोग उस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले थे उन सबकी जान बच जाती है और पठान अपना आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले उसे वीर गति वाला मेडल जो उसको मिला था उसको रख लेते हैं। कहते हैं इसके हकदार तुम नहीं हो, क्योंकि इसकी असली हकदार मैडम जी थी। अब लूथर पठान से मिलने आता है और एकदम बिल्कुल उनसे पूछते हैं कि हमें वापस से टाइगर और कबीर को भी इस गैंग में लाना पड़ेगा और पूरी दुनिया के खतरे से हमारे भारत को बचाना पड़ेगा, जिसमें तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यही खत्म हो जाती है दोस्तों। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है दोस्तों, जिसमें टाइगर और पठान को हम देखते हैं जो कि बॉलीवुड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि यार 30 साल हो गए काम करते करते, आखिर कौन संभालेगा आगे। लेकिन देश हमारा है तो हमें तो संभालना ही पड़ेगा। पब्लिक के लिए सिर्फ मूवी फिगर के बारे में बातें हो रही थी, एक रॉ एजेंट है तो देश को कैसे बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कटाक्ष किया गया है कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है ना, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक हम ही रहे तो हम ही रहेंगे। लेकिन ये एक तरीके से गलत है। 40-50 साल से आप ही राज कर रहे हो, अब भी आप ही राज करते हुए नए लौंडों को कहाँ मौका मिलेगा। नए लौंडे तो फिर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मूवीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम गगन है।